बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कक्षा 10 का पाठ जैव प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं और जो प्रक्रम में हम पढ़ रहे थे परिवहन तंत्र, मनुष्यों में परिवहन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें कि ये हार्ट का चित्र और उधर कैसे हार्ट और फेफड़ों, हृदय और फेफड़ों का किस तरह से संबंध होता है, अन्य अंगों में किस तरह से धमनियां और शिराएं होती हैं, उनकी व्यवस्था हमने देखी थी। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में लास्ट में कहा था कि अभी इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे और पौधों में परिवहन तक इसको ले जा करके तब ये जो हमारा टॉपिक है परिवहन का, ये समाप्त होगा। तो वाहन तंत्र पौधों में हम देखते हैं। उसके पहले हम मनुष्यों का हमने आपको रिमाइंड भी करा दिया, रिवाइज भी करा दिया कि हार्ट या हृदय 4 कोष्ठों में बटा हुआ, उसमें महाधमनियां, महाशिराएं हृदय में आती और जाती हैं। ये धमनियां और शिराएं एक जाल है जो पूरे शरीर में नलिकाओं का फैला हुआ है। हृदय एक पंपिंग सिस्टम है जो पंप करता है, जिनमें पंप करता है उनमें उनको धमनियां कहते हैं, और जिनसे रक्त वापस हृदय में आता है उनको शिराएं कहते हैं। साथ ही साथ हमने धमनी और शिराओं के बारे में विस्तार से जाना, रक्त के बारे में विस्तार से जाना। रक्त वो माध्यम है जिसके द्वारा पदार्थ और हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी उनका वाहन होगा इस शरीर में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और उसके बाद अंत में एक टॉपिक जो उस पिछले चैप्टर में मनुष्यों का जो रह गया है वो है लसिका, इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ। ये एक चीज रह गई थी डिस्कस करने से। ये एक प्रकार का तरल पदार्थ है लसिका या लिम्फ भी, जैसे ब्लड हमारा होता है, ब्लड से ही बना हुआ एक और पदार्थ लसिका या लिम्फ भी है, और ये भी हमारा पदार्थों के वहन में, परिवहन में मनुष्यों में हेल्प करता है। ये इसके बारे में अगर आप समझें तो जब हमारा रक्त विभिन्न प्रकार के ऊतकों में, कोशिकाओं तक उनके बीच पहुंचता है तो किसके साथ पहुंचता है, उनको क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। हमने आपको बताया था ब्लड कैपिलरीज। ये पतली, बहुत पतली महीन नलिकाएं रक्त की होती हैं जिसमें रक्त बह रहा होता है। धमनियों के द्वारा ही डेवलप होती है, आगे चल के धमनी इसी में बढ़ती चली जाती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। परिवहन तंत्र को समझने के लिए इससे पहले वाला जो पार्ट 5 या भाग 5 का जो जैव प्रक्रम का वीडियो मेरा है उसको आप जरूर देखें, और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैप्टर में, इस वाली वीडियो में आपको समस्या होगी तो इसके जस्ट पहले वाला आप देख लें, क्योंकि पार्ट 5 में मैंने इस बात को और ढंग से विस्तार से समझाया है परिवहन को मनुष्यों में। साथ ही साथ अब मैं यहाँ मनुष्यों में उसको समाप्ति पर ला रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पौधों में ही इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। तो रक्त केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज, उनमें रक्त बह रहा है, और ये जब ब्लड कैपिलरीज ऊतकों में, कोशिकाओं के बीच में फैली हुई हैं तो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज की वॉल से, इनकी भित्तियों से कुछ रक्त का प्लाज्मा बाहर आता है, कुछ प्रोटीन्स बाहर आती हैं, और ये जो प्लाज्मा का कुछ भाग है और कुछ प्रोटीन का भाग है, ये मिलकर के जो द्रव्य बनाता है, एक लिक्विड बनाता है, फ्लूइड बनाता है, उसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ या लसिका, हिंदी में लसिका। ये वहाँ पे कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है, कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, ये कोशिकाएं हैं तो इनके बीच का जो ये स्थान है ये कहलाता है अंतरकोशिकीय स्थान। ये बीच का जो स्थान है, यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज फैली हुई हैं, रक्त कोशिकाएं फैली हुई हैं, और इनसे रक्त कोशिकाओं से, उनके ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकलकर तरल पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो जाता है जिसमें प्लाज्मा और प्रोटीन्स हैं। ये कहलाता है आपका लसिका। ये लसिका यहाँ जो एक्स्ट्रा कोई फ्लूइड वगैरह, कोई पदार्थ वगैरह एक्स्ट्रा यहाँ कोशिका के बाहर अगर होंगे उनको साथ में ले लेता है। साथ ही साथ हमारे वसा का जो अवशोषण हुआ है, जो हमारे इंटेस्टाइन में, जब हमने अभी इससे पहले पाचन तंत्र पढ़ा था तो हमने देखा था छोटी आंत में वसा का भी जो है पाचन और अवशोषण होता है। तो वसा का कैरियर, फैट का कैरियर है लसिका, वसा को लाने ले जाने का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का। साथ ही साथ यहाँ अगर कुछ विशेष अवशेष फ्लूइड वगैरह बचे हुए हैं तो उनको भी इकट्ठा कर लेता है, और फिर
ये जो लिक्विड है ये प्रवेश कर जाता है लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज वो कैपिलरीज हैं जो यहाँ से लसिका या लिम्फ को इकट्ठा करते हैं और लिम्फ कैपिलरीज में वो फ्लूइड चला जाता है। फिर लिम्फ कैपिलरीज आगे बढ़ करके लिम्फ वेसल्स बनाते हैं। यही लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये आगे कांटेक्ट करते धीरे धीरे ज्वाइंट होते होते लिम्फ वेसल्स बनाते हैं और फिर ये लिम्फ वेसल्स आगे बढ़ करके कोई वेन होगी जो वेन है, कोई शिरा है, उसमें जाकर के ऐड हो जाती है। यानी पदार्थ जो यहाँ पर पहले लिम्फ के रूप में ब्लड कैपिलरी से निकला, कुछ पदार्थ रक्त से, ब्लड प्लाज्मा और प्रोटीन का कुछ पार्ट ब्लड कैपिलरी से निकल गया, कोशिकाओं के मध्य में वहाँ इकट्ठा हुआ, वहाँ से कुछ चीज़ें उसने इकट्ठा की, ग्रहण की, उसके बाद ले करके उन पदार्थों को ये लिक्विड लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स में जाती हैं और लिम्फ वेसल्स किसी वेन में या शिरा में जाकर के जुड़ जाती है। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट का काम है जिसमें ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं जो कि धमनियों का ही पतला रूप है, और फिर ब्लड कैपिलरीज किस तरह से कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पहुंच के खुद तो आदान प्रदान करती ही हैं, साथ ही इन्हीं ब्लड कैपिलरीज से ये लसिका नाम का एक पदार्थ लिम्फ भी बनता है और लिम्फ भी फिर पदार्थों को कुछ ग्रहण करके जिनको उसे ग्रहण करना है, जैसे वसा का विशेष रूप से, उनको लेकर के लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स फिर लिम्फ वेसल्स के माध्यम से वेन तक या शिरा तक पहुंच जाता है। और शिरा में पहुंच गया तो कोई भी पदार्थ इस शिरा में पहुंच गया, यानी लिम्फ जो है ये फिर शिरा में ही पहुंच जाता है। और शिरा में क्या है, रक्त बह रहा है, वो रक्त जो शुद्ध होने के लिए वापस जाएगा हृदय तक, हृदय उसे शुद्ध होने के लिए भेज देता है। तो ये वेन में जब जाता है पदार्थ तो फिर ये उसी रक्त में मिल जाता है जो कि हृदय की ओर वापस जाना होता है। तो इस तरह से लसिका वाला थोड़ा पार्ट बचा हुआ था मनुष्यों में, उसके पहले बाकी सारी चीजें डिस्कस हुई थी। अब हम ये जो वाहन तंत्र है इसको पौधों में परिवहन तक ले आए हैं। पौधों में परिवहन को डिस्कस करने के बाद ये जैव प्रक्रम का जो परिवहन तंत्र है ये समाप्त होगा। अब आते हैं पौधों में। अभी तक तो हम मनुष्यों की बात कर रहे थे, पौधों में अगर बात करें तो पौधों में एक पौधा अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें, ये जड़ है, रूट, ये पत्तियां हो गई, ये आपका तना हो गया, स्टेम, ये लीव्स हो गई, पत्तियां। अब पौधों को क्या चाहिए, जल चाहिए, इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साल्ट चाहिए, खनिज लवण। आप सभी जानते हैं, छोटे से क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जड़ मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ये जड़, ये हमें पता है। चलिए, ये बात हो गई कि जड़ को जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना है, लेकिन यहाँ जड़ें यहाँ हैं और खनिज लवणों और जल की आवश्यकता पत्ती को भी है, फूल फलों को भी है, तने को भी है, सभी भागों को है। तो यहाँ से जड़ द्वारा जो जल का अवशोषण किया जा रहा है वो आवश्यकता है कि वो सभी भागों में पहुंच जाए। साथ ही साथ और क्या आवश्यकता है कि आपने ये भी पढ़ा है
प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है और किसका निर्माण होता है? यहाँ पे भोजन, फूड का निर्माण होता है। तो अब आप देखें कि यहाँ पत्तियों में भोजन या फूड का निर्माण हो रहा है, और ये भोजन जो यहाँ निर्माण हो रहा है, इस भोजन की भी आवश्यकता केवल पत्तियों को नहीं है, बल्कि तनों को, शाखाओं को, जड़ों को, फलों को, फूलों को, कलियों को, सभी को आवश्यकता इस भोज्य पदार्थ की है जो यहाँ पे पत्तियों द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हमारे समझ में आ गई कि भोजन का निर्माण जो यहाँ हो रहा है, यहीं पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, रंध्र, स्टोमेटा। पत्तियों में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से पौधों में गैसों का आवागमन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन भी ग्रहण की जाती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली भी जाती है, कभी ऑक्सीजन भी निकाली जाती है। तो पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन लगातार इन्हीं रंध्रों या छिद्रों के माध्यम से होता रहता है जो पत्तियों में है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिल गया, सूर्य का प्रकाश पौधे पर पड़ ही रहा है, क्लोरोफिल हरी पत्तियों में है, इन सब से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही पत्तियों में होती है, क्लोरोफिल में। और साथ ही साथ भोजन का निर्माण होता है। अब इस भोजन को सब जगह पहुंचना है, अभी आपको बताया, और जल को यहाँ से जाना है ऊपर की तरफ, सभी को मिलना है, जड़ों से जो आ रहा है, और जो पत्तियों में भोजन बन रहा है उसको नीचे सबके पास जाना है। तो ये दो तरह का परिवहन पौधों में आवश्यक है। जड़ों के लिए या जल के लिए, जल के लिए जाइलम है पौधों में, और भोजन या फूड के लिए फ्लोएम है। जल के परिवहन के लिए पौधों में जाइलम है, भोजन या फूड के परिवहन के लिए फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम ये दो संवहन तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम के अंग हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। जड़ विसरण के द्वारा पहले जल को अवशोषित करती है। सामान्य पौधों में जो बहुत सरल संरचना वाले पौधे हैं, एक कोशिकीय पौधे हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, उसमें कहीं सामान्य विसरण से भी जल का आदान प्रदान पौधों का या पदार्थों का हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि एक कोशिकीय जीवों में, बहुत सरल जीवों में इतने जटिल सिस्टम की, हार्ट की या जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आसानी से विसरण के माध्यम से ही जलीय पदार्थ पहुंच जाता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। लेकिन हम यहाँ पर जटिल संरचना वाले पौधों की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से जो हमारे आसपास फूल वाले पौधे हैं, फूल तना, जड़ तना, पत्ती वाले पौधे हैं, और आपके फल फूल वाले जितने पौधे हैं, पेड़ हैं, उन सब की बात यहाँ हो रही है कि वहाँ पे जटिल संरचना है। इतना आसानी से विसरण के माध्यम से या आसानी से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक केवल विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके माध्यम से पदार्थ इस तरह से ट्रांसफर नहीं हो सकते, ट्रांसपोर्टेशन उनका नहीं हो सकता। उसके लिए जाइलम और फ्लोएम विशेष संवहन तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम की जरूरत होती है, जिसमें जाइलम जल का करेगा, फ्लोएम फूड का करेगा। फूड यहाँ पे तैयार हो रहा है, फ्लोएम पत्तियों में भी है, फ्लोएम तनों में भी है, फ्लोएम जड़ों में भी है। तो एक चैनल बना हुआ है फ्लोएम का, और फ्लोएम का चैनल जो है वो यहाँ से भोज्य पदार्थों को लेता है और आवश्यकता अनुसार हर जगह पहुंचाता हुआ चला जाता है। यहाँ तक सबको जड़ों तक पहुंचा देगा वो। जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ स्पेशली पहुंचा देता है। जहाँ पे ग्रोथ होनी है, वृद्धि होनी है, जिस पार्ट में भाग के, वहाँ भोजन विशेष रूप से पहले पहुंचाया जाएगा। बाकी और जगहों पर भी सब जगह नियमित रूप से पहुंचता रहेगा। और जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित किया जा रहा है वो भी जाइलम में प्रवेश करता है। जड़ों में भी जाइलम है, तनों में भी जाइलम है, पत्तियों में भी जाइलम है।
हर तरफ जाइलम का चैनल बना हुआ है, साथ में जुड़ते हुए कोशिकाएं आपस में एक चैनल बनाती हैं, उसमें जल का प्रवाह होता रहता है। तो एक जल का एक चैनल बन जाता है जल का, जो कि जहां से अवशोषित होता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अब जल जिस दाब से जड़ों द्वारा ऊपर भेजा जाता है उसको कहते हैं रूट प्रेशर या मूल दाब। मूल दाब या रूट प्रेशर के द्वारा जल जब ऊपर भेजा जाता है तो वो तनों में जाता है। लेकिन ये रूट प्रेशर या मूल दाब बहुत ऊंचे पौधों में, जिनकी पेड़ों की लंबाई ज्यादा ऊंची है, जो पेड़ ज्यादा ऊंचे हैं, उनमें रूट प्रेशर संभव नहीं है कि बहुत ऊंचाई तक जल को पहुंचा पाए। और वो जो ऊंचे पौधे हैं वो भी जीवित होते हैं, उनको जल मिलता है। तो वो कैसे मिलता है? तो ज्यादा हाइट वाले पेड़ों में, जिनमें मूल दाब उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा बहुत ऊंचाई तक जल पहुंचाने के लिए, तब उनमें विशेष तौर पर जो ज्यादा काम करता है वो है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन या हिंदी में वाष्पोत्सर्जन। ये भी आपने पढ़ा ही होगा कि पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, इनसे गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तो होता ही है। साथ ही जल भी हमारे जो पौधों के शरीर में जो जल होता है, वो जल भी वाष्प के रूप में, जब दिन में धूप होती है, तापमान ज़्यादा होता है, तो इस पौधों के अंदर का जो जल है वो वाष्प के रूप में बन करके यहाँ से बाहर छिद्रों से निकल करके वातावरण में मिलता रहता है। तो जल की हानि होती रहती है एक तरह से देखा जाए, और जल का इस तरह से उत्सर्जन होना ही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जब होता है तो यहाँ पर पत्तियों में जल का अभाव हो जाता है। जब पत्तियों में जल का अभाव होता है तो पत्तियों की कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं से जल ग्रहण करती हैं। जिन कोशिकाओं से वो जल ग्रहण करती हैं उनमें फिर जल का अभाव हो जाता है, वो अगली कोशिकाओं से ग्रहण करती हैं। इसी प्रकार से ये जो एक सक्शन प्रेशर, चूषण दाब उत्पन्न हो जाता है, चूषण प्रेशर, सक्शन प्रेशर इसको बोलते हैं, यहाँ डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे जल का अभाव होता है वाष्पोत्सर्जन की वजह से। और जब यहाँ पत्तियों में जल का अभाव होता है तो जल के अभाव की वजह से बगल की कोशिकाओं से जल ग्रहण किया जाता है, और वो कोशिकाएं अपने बगल की कोशिकाओं से ग्रहण करती हैं। और ये जो सक्शन प्रेशर है, ये जो एक चैनल डेवलप हो रहा है, एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि यहाँ पानी की ज़रूरत है, वो होते होते लेते 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 यहाँ जड़ों तक आता है। और जड़ों में जो दाब उत्पन्न होता है, सक्शन प्रेशर उत्पन्न होता है, चूषण, कि किसी तरह जड़ को भी जल मिले, रूट को भी जल मिले, जिस तरह से रूट जल ले करके, वाटर ले करके, और किस तरह से ऊपर पहुंचाना शुरू करे, क्योंकि ऊपर की कोशिकाओं के ऊपर प्रेशर है, उनको जल का अभाव हो रहा है, तो नीचे की कोशिकाओं से लेती हैं, नीचे की कोशिकाएं और नीचे की कोशिकाओं से लेती हैं। और जब वो कोशिकाओं में जल का अभाव जो है वो जब जड़ों तक पहुंचता है तो जड़ों में भी एक चूषण दाब या सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, जो कि भूमि से, मिट्टी से जल को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन से जो उत्पन्न सक्शन प्रेशर है, ये मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक भी आसानी से जल को पहुंचा देता है। क्योंकि जितना अच्छी हाइट होगी, उसमें पत्तियां तो हैं ही, ट्रांसपिरेशन हो ही रहा है, तो ट्रांसपिरेशन होने के बाद उस अच्छी हाइट वाले पेड़ में भी जो ट्रांसपिरेशन से जल का अभाव उत्पन्न होता है ऊपर वाले पार्ट्स में, पत्तियों में, उसके बढ़ते हुए तने में, वो आसानी से इतना सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है कि जड़ों द्वारा यहाँ जाइलम से जल इकट्ठा किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ऊपर की तरफ एक स्ट्रैंड बन जाता है, वाटर कॉलम बन जाता है। तो वाटर कॉलम इसके अंदर एक बन जाता है, इसको आप ये देखिए, एक वाटर कॉलम बना हुआ है, यहाँ जड़ों से वाटर खींचा जा रहा है, एक कॉलम इनका कंटिन्यूस बन जाता है। यहाँ वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जल यहाँ से लॉस हो रहा है, और जब यहाँ लॉस होता है, कोशिकाओं में जल का अभाव होता है,
तो नीचे से लेती हैं और नीचे से लेते हैं, उसमें और नीचे से लेती हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर तो जब जल का अभाव यहाँ पहुँचता है तो यहाँ मिट्टी से जल जाइलम में ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जाइलम मूल दाब की सहायता से, ट्रांसपिरेशन द्वारा उत्पन्न होने वाले सक्शन प्रेशर की सहायता से, दिन में सक्शन प्रेशर या ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उससे जल का ज्यादातर स्थानांतरण होता है, और रात में जब रंध्र स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, उतना वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, तो रात में ये रूट प्रेशर या मूल दाब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पौधों के लिए, पेड़ों के लिए। ये जल को ऊपर भेज रहा है, ये साथ में है, कहीं गया नहीं है। मूल दाब या रूट प्रेशर का जो सिस्टम है जल को ऊपर पहुंचाने का, वो पौधों में बना हुआ है। वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है, उससे जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उससे तो हो ही रहा है वाष्पोत्सर्जन। ये मूल दाब भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़कर, वो रास्ता छोड़कर मूल दाब अपने माध्यम से जड़ों में जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसके माध्यम से जल को ऊपर पहुंचाता है। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है रात में तो मुख्य यही करता है स्थानांतरण ट्रांसपोर्ट वाटर का, और जब दिन होता है, धूप निकली है, तो मुख्य ट्रांसपोर्ट वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और साथ में ये भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जल का आवागमन होता रहता है। नीचे यहाँ जड़ मिट्टी से, भूमि से जल ग्रहण करती है और ऊपर की तरफ पहुंचाती रहती है। साथ ही साथ अगर हम भोजन की बात करें तो अभी मैंने पहले भी बताया था कि पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो भोज्य पदार्थ पौधों के सभी भागों को चाहिए। उसके लिए व्यवस्था है फ्लोएम की। फ्लोएम अब फ्लोएम के द्वारा जो भोज्य पदार्थ भेजे जाते हैं उनमें खास बात यह है ऊर्जा की आवश्यकता है। भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण जो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव का मतलब हुआ जिसमें कि एनर्जी की भी आवश्यकता है। विदाउट एनर्जी भोजन का स्थानांतरण पौधों में नहीं होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट को। सॉरी। और जाइलम में जो जल का स्थानांतरण होता है उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य भौतिक सिद्धांतों के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसमें सामान्य भौतिक सिद्धांत काम करते हैं और एक वाटर कॉलम डेवलप हो जाता है, यहाँ से एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, और नीचे से जड़ों द्वारा जल ग्रहण कर लिया जाता है। सॉरी। तो इस तरह से हमने देखा कि मुख्य रूप से जल का और भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण पौधों में होना है उसके लिए एक विशेष प्रकार के टिश्यूज या वैस्कुलर टिश्यूज जिनको कहते हैं वो पाए जाते हैं, और जाइलम और फ्लोएम उनके नाम हैं। जाइलम में भी 3-4 तरह की सेल्स होती हैं, फ्लोएम में भी 3-4 तरह की सेल्स होती हैं। फ्लोएम एंड जाइलम आर द टिश्यूज, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह हैं। जाइलम कई तरह के सेल से बना होता है, फ्लोएम कई तरह के सेल्स बना होता है, सीव ट्यूब्स हैं, जाइलम में जाइलम वेसेल्स हैं। तो कुछ इस तरह की खास विशेषताओं के द्वारा ये लैस होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और अपनी अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से अलग अलग कार्य करते हुए ये जल और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में एक जगह से दूसरी जगह करते रहते हैं। तो अब ये चैप्टर यहीं पे वाइंड अप हम करते हैं। इसमें हमने देखा कि इस चैप्टर के इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। स्पेशली चैप्टर तो अभी चलेगा क्योंकि चैप्टर में अभी कुछ और तंत्र, सिस्टम्स, ह्यूमन बाकी हैं भी। आज हम लोग यहाँ पे जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस चैप्टर के परिवहन तंत्र टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि मनुष्यों में हृदय पंपिंग सिस्टम और धमनी और शिराओं नलिकाओं के जाल के द्वारा एक रक्त नाम का पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, वो पूरे शरीर में दौड़ता है और भोज्य पदार्थों को, ऑक्सीजन को, गैसों को, सबको पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। पौधों में थोड़ा मामला अलग है। पौधों में 2 वैस्कुलर टिश्यूज जो डेवलप्ड पौधे हैं, विकसित पौधे हैं, उसमें पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम विशेष ऊतक हैं, विशेष टिश्यू हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए ही बने हैं। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम
एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, इसमें एनर्जी की नीड होगी, और जाइलम पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होगी। तो ये खास तौर से इन बातों को लेकर के आज हम ये टॉपिक वाहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स यहीं पे क्लोज करते हैं। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अगला सिस्टम पढ़ेंगे, जो मानव तंत्र का अगला सिस्टम आपके पाठ्यक्रम से होगा कक्षा 10 के, इसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।